So what we call schedules, they are basically the listing of different items. So what are the states? What are the union territories which would be part of the nation India? So Schedule 1 gives the list of all the states and union territories. Schedule 1 is the listing of states and union territories. And you see, this is the present status. There are 28 states and 8 union territories. तो ये देख लीजिए ऐसे, ये सारे आपके लिए जनरल नॉलेज की बात है। सबसे पहले एकदम टॉप पे देख लीजिए कि जो 370 को कर्टेल किया गया, एंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि डोंट कैरी दिस इंप्रेशन दैट 370 इज रिमूव्ड, इट इज स्टिल very much part of the constitution. But look at this, the Jammu Kashmir state was changed into union territory, and the change was in this way. ये आप देखिए, this is the map, official map of the government of India. तो लद्दाख टेरिटरी और ये जो जम्मू कश्मीर का जो टेरिटरी है वो इतना है। तो लद्दाख टेरिटरी इज ऑलमोस्ट ट्वाइस ऑफ जम्मू कश्मीर टेरिटरी, राइट। और ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड रीजन है, जो ये गिलगित और बाल्टिस्तान इस जगह पे, दैट इज ऑल नाउ पार्ट ऑफ लद्दाख यूटी। तो 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसमें नाम देख लीजिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये जो यहाँ पर है देखते हैं आप, अंडमान निकोबार आइलैंड राइट बिलो कॉर्नर। फिर चंडीगढ़ यूटी, जो हिमाचल और पंजाब के बीच में पड़ता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन 26 जनवरी 2020 इसी साल हुआ, वो क्या था? दादरा एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी था ये इस जगह पे, और दमन दीव यहाँ पे है, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, और इधर दादरा नगर हवेली। तो इसको अभी दोनों को मिला के एक यूटी कर दिया गया। पहले ये दोनों सेपरेट यूनियन टेरिटरी थे। ये जो दादर एंड नगर हवेली है, इसमें ये 1510 से पुर्तगीज लोगों के पास था, पुर्तगाल के पास था। 1510 से ये सारे रीजन। तो 1954 में दादरा एंड नगर हवेली की जो लोकल पंचायत थी, उसने रिबेल कर दिया जो पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके खिलाफ, और फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया। तो 1954 में जो फ्रीडम इन्होंने डिक्लेयर किया, तो एक पंचायत बनाई, वरिष्ठ पंचायत, उसका नाम था वरिष्ठ पंचायत ऑफ फ्री दादर एंड नगर हवेली। तो 1954 से लेके 1961 तक ये जो है वो उस पंचायत के थ्रू इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता रहा। और जब 1961 में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि ये सब छोटे छोटे पॉकेट्स दूसरे विदेशियों को यहाँ रखना ठीक नहीं है, तो मिलिट्री इन्वेजन किया। तो 1961 में गोवा और दमन दीव को मिलाया, और जो ये पंचायत थी यहाँ पर, इस पंचायत ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, क्योंकि उनको पता लग गया कि गवर्नमेंट मानेगी नहीं, तो इन्होंने अपना राइट छोड़ दिया। तो इन सबको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। फिर 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया गया, फुल फ्लेजेड स्टेट, और दमन दीव यूनियन टेरिटरी ही रहा फिर। तो ये जो दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 यूनियन टेरिटरी थे। ये इनके नेचर वही है, क्योंकि पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उनके जो इश्यूज थे वो भी बड़े कॉमन थे। तो उसमें बहुत सारी डुप्लीकेसी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। लेकिन अब देखिए, यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरा, और ये छोटे छोटे जिले हैं, तो और इनके बीच 30-35 किलोमीटर का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा का कुछ नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा कि ये 2 सेक्रेटरीट मेंटेन करना या फिर 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर रखना तो ये खर्चीला भी है। तो ये सब देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए इस दोनों को एक बना दिया और वो 26 जनवरी 2020 को लागू हो गया। तो अभी दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव इज नाउ वन टेरिटरी। देन यू हैव दिल्ली। Delhi was made union territory in 1905. 1905 वो ब्रिटिश के समय में ही जो 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान, तो दिल्ली उसमें 1905 से यूनियन टेरिटरी था, तो वो कंटिन्यू कर रहा है अभी भी। फिर जम्मू कश्मीर को जैसे आपने देखा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट किए गए। 31 अक्टूबर से इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। और लक्षद्वीप 1956 से यूनियन टेरिटरी रहा और पुडुचेरी जो पांडिचेरी था पहले वो 1954 से यूनियन टेरिटरी रहा है। पुडुचेरी जो है, पांडिचेरी वो फ्रेंच कॉलोनी था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ उसका डिस्कशन होके और वो इंडियन टेरिटरी में शामिल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। और लक्षद्वीप जो यहाँ है, ये सारे केरल के पास में नीचे देखिए, ये लक्षद्वीप है। पांडिचेरी यहाँ है, ये यनम है। आंध्र प्रदेश में जो है ये पार्ट छोटा सा एक जिला है यनम, और पांडिचेरी यहाँ पे है जो तमिलनाडु के किनारे। तो ये दोनों पांडिचेरी एडमिनिस्ट्रेशन इसको मैनेज करता है, एक ड्यूटी है यनम और पांडिचेरी, लेकिन नाम उसका पांडिचेरी ही देते हैं। तो इस तरह से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और 28 स्टेट्स हैं। यहाँ से देख लो सीधे, आपने छोटी क्लासेस में ये सब पढ़ा है, तो आई डोंट नीड टू नरेट ऑल दीज थिंग्स। So 28 states and 8 union territories, that is the part of India जो शेड्यूल 1 में लिखा गया है, शेड्यूल 1 जो लिस्टिंग कर रहा है। Then in the schedule 2 we have the listing of the salary of president, vice president, speaker, judges, comptroller and auditor general of India, and all the other constitutional authorities. Then schedule 3 is the listing of all the formats for oath taking. So all these constitutional authorities, when they assume power, so the part of the assumption of power is oath taking. So their format of oath taking is listed in the schedule 3. Then schedule 4 is the allocation of seats to various states and union territories in Rajya Sabha. You know there are 250 members in the Rajya Sabha and every state has got some share of that. Schedule 5 is related to the certain scheduled areas, right? So there are certain scheduled areas in Madhya Pradesh, in Jharkhand. They are basically the tribal areas. They are called scheduled areas because they are listed here. Certain things which are listed in the schedules, they are called scheduled. Then schedule 6 is related to again tribal areas, but the areas which are in these 3 states, Assam, Meghalaya and Mizoram. So they got a separate mention in the constitution under schedule 6 because of their unique nature. And the remaining areas of the country, they have got some similarity, therefore they are put under one schedule. Then schedule 7 is related to the subjects which are allotted to the union, state and concurrent list. So the subjects on which parliament can legislate, they are part of union list.
the subjects on which state assemblies can legislate. So they are listed in what we call state list. And then there are certain issues which we call concurrent matters, on which parliament and state assemblies both can legislate. And if there is any conflict between their legislation, that conflict resolution mechanism is also given in the Constitution. So Schedule 7 is related to the allotment of subjects for maintaining and legislating on those matters. Schedule 8 is the listing of all the languages which are constitutionally protected. So 22 languages are listed: Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu. These 22 languages are listed in Schedule 8. The government is responsible for the promotion and propagation of all these languages. It's not that only Hindi should be promoted. English is not part of these 22 languages. It doesn't have constitutional protection. But you know, even I am conducting the classes in English. So this is very unfortunate that I am to talk to you in English. And of course, कभी-कभी हिंदी में बात करते हैं. But you know, the language of instruction is English, so you must be educated in such a way that you feel empowered with this language. What are the languages which are part of Jammu and Kashmir? If you look at the list, so you see from Jammu and Kashmir, you have Dogri 1, Kashmiri 2, Sindhi 3, and Urdu 4. 4 languages are listed in the Constitution. Then you see the cultural or linguistic diversity of this region. The languages of only this state have got maximum listing in the Constitution. Recognition of the languages depends on, number one, the cultural relevance of the language, historical relevance of the language, as well as the political situation. So Constitution has a protection of these 22 languages and they are part of Schedule 8. फिर देखिए Schedule 9 में क्या लिखा गया है. Certain acts of land reform, jamidari, etc. are included in Schedule 9. Schedule 9 in fact provides protection to the things which are part of it from judicial review. In the original Constitution, you know, only up to Schedule 8 were included in the original Constitution. And the remaining 4 schedules are inclusions of the later amendments. So in the first amendment, you see Schedule 9 was added. And why it was added? Because the government wanted that certain acts which are essential for equality and economic justice to the people, and if the courts intervene, then the government cannot fastly move to social and economic equality of the nation. Then Schedule 10 was included through 52nd Amendment. So 52nd Amendment के through ये schedule जोड़ा गया. फिर ये Schedule 11 है, that is related to the provisions of Panchayat. So through this schedule, certain subjects were allocated to panchayats. जैसे यहाँ allocation है ना subject का कि इस पे union government या parliament law बनाएगी या state assembly law बनाएगी या दोनों बनाएंगे. तो ये basically law बनाने के लिए नहीं है. 29 subjects are only allocated to panchayats for administration purpose. तो ये आपकी जो लोकल पंचायत होती हैं गांव में, उनको ये 29 सब्जेक्ट्स पर
राइट्स हैं जिसके तहत वो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस कर सकते हैं. So these are basically executive matters on which the local bodies, rural bodies have direct control. तो इतने सब्जेक्ट उनके पूरे हक में हैं और उस पे वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए या उनके कल्याण के लिए, उनको ठीक से मैनेज करने के लिए. जैसे अगर किसी गांव में मान लो कोई कॉमन फैसिलिटी है, तो उस कॉमन फैसिलिटी को यूज करने के लिए वो टैक्स लगा सकता है पंचायत. या मान लो कोई मेला लगता है, वहां पे कोई गांव के पास कोई मेला लगता है, तो मेला में जो लोग दुकान रखते हैं सामान बेचने के लिए, उनसे वो टैक्स ले सकता है पंचायत. इसी तरह गांव में जो व्हीकल लोग रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं, तो गाड़ी जो रखेगा तो वो पानी इस्तेमाल करेगा गाड़ी धोने के लिए, और बहुत सारा दूसरों को इनकन्वीनियंस भी हो सकता है. गड्ढा हो गया, ट्रैक्टर जैसे रखा है तो ट्रैक्टर इधर उधर आता जाता है तो सड़क खुद जाती है या गड्ढा हो जाता है. तो ये सब इनकन्वीनियंस जो गांव में गाड़ी रखने वालों की वजह से होता है, तो पंचायत उन पे टैक्स लगा सकता है कि आप गाड़ी रखे हो तो आप पैसा दो, जिससे जब आपके वजह से कोई नुकसान हो तो हम उसकी भरपाई करें. इसी तरह अगर कहीं कोई बूचर खाना है, जैसे कोई जानवर वानवर काटने का कोई है फैसिलिटी, तो उस पे टैक्स लगा सकता है या उस तरह की फैसिलिटी डेवलप कर सकता है, और उसको इस्तेमाल करने वालों को टैक्स लगा सकता है. इसी तरह शमशान अगर है पंचायत में, तो उस शमशान से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, तो इस तरह से 29 सब्जेक्ट्स उसको दिए गए. और आप देखिएगा नेट पे अवेलेबल है, आराम से देख सकते हैं कि व्हाट आर द मैटर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय पंचायत. सो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ये शेड्यूल 9 जोड़ा गया और पंचायत को इतने मैटर्स पे राइट्स दिए गए कि ये मैनेज करें. फिर जो लास्ट शेड्यूल है 12, उसमें वही चीज जो म्यूनिसिपैलिटीज या टाउनशिप्स हैं, जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है, तो उनको 18 सब्जेक्ट्स अलॉट किए गए. उन 18 सब्जेक्ट्स पे उनको एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करना है. So this way you have the listing of different matters, and that listing is called schedule. So we have 395 articles, 22 parts, and 12 schedules as on date. That is the current status of our constitution.